हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे। सेंटर ऑफ मास हमने पहले स्केलर फॉर्म में पढ़ा, फिर वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, फिर हमने बच्चों क्वेश्चंस किए सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। आज हम लोग अभी तक हमने बेसिकली सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का जिक्र किया था। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करने जा रहे हैं। यानी आज के लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करेंगे। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, जहां पर ऐसा लगता है एज इफ कि सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, और जब वो पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करता है तो ऐसा लगता है वो सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरीके से मूव करता है मानो कि सारा का सारा जो फोर्स है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर अलग अलग पॉइंट पर ना लगकर उस सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमने कुछ डेरिवेशंस भी किए हैं। याद करिए, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ रखा है, यहां तक हमने पढ़ा था कि फॉर n पार्टिकल्स अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों ऑफ मास m1 m2 ऐसे करते करते mn तक, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या बच्चों, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 m2 m3 ऐसे करते करते mn तक है एट पोजीशन, और ये किस पोजीशन पर है, एट पोजीशन r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और इस तरीके से rn वेक्टर। ठीक है बच्चों, हमने क्या कंसीडर किया है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पहले पार्टिकल का मास m1 और इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल का मास m2 उसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, तीसरे पार्टिकल का मास m3 उसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर, ऐसे करते करते nth पार्टिकल का मास mn उसका पोजीशन वेक्टर rn वेक्टर। तब जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पोजीशन, सेंटर ऑफ मास है क्या बच्चों, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑफ दिस सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है n नंबर ऑफ पार्टिकल का, इसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैपिटल R वेक्टर, इसके पोजीशन को कैपिटल R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस ऐसे ही करते करते बच्चों लास्ट में mn into rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से mn यानी कि टोटल मास m से डिवाइड कर देंगे। राइट, ये हमने पढ़ा था बच्चों। अगर मैं इस कैपिटल M को इधर ले आता हूं तो कैपिटल M यानी टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और ऐसे ही करते करते बच्चों प्लस mn rn वेक्टर। क्लियर है? अब समझिए जरा इस इक्वेशन को, मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है इसको आप समझिएगा। देखिए इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर क्या है, राइट हैंड साइड पर आपने पहले पार्टिकल का मास और उसके पोजीशन को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे पार्टिकल का मास और उसके पोजीशन को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरे पार्टिकल का मास उसको उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हर पार्टिकल के मास और उसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके और सबको आप ऐड करते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये है पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो बच्चों अगर आपको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिया जाए और हर पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के बारे में मेंशन कर दिया जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, हर पार्टिकल का इंडिविजुअली मास और पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके एक इंफॉर्मेशन मिले आपको, वो ज्यादा कन्वीनियंट है,
कि डायरेक्टली आपको उस पूरे सिस्टम का टोटल मास बता दिया जाए और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता दिया जाए, बस उसको मल्टीप्लाई करना हो। तो यानी कि पूरे सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास और पोजीशन का प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर सिर्फ सेंटर ऑफ मास का टोटल मास से प्रोडक्ट, एक ही बात है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास एक तरीके से बिहेव कर रहा है कुछ इस तरीके से एज इफ के सारा का सारा जो मास है वो उसी पर कॉन्सेंट्रेटेड है। हर इंडिविजुअल मासेस के बारे में आप डील मत करो, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का डील कर जाओ उसके टोटल मास के साथ, तो निकल कर आ जाएगा आपको। बात समझ आ रही है? ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बच्चों हमारा, m इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। क्या है, m इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। m को मैंने बाहर क्यों लिया, क्योंकि m इज द टोटल मास ऑफ द रिजिड और ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडी, और वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास तो कांस्टेंट है। उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा m1 इंटू डी आर वन वेक्टर अपॉन डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू वेक्टर अपॉन डी टी, और ऐसे ही करते 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 लास्ट में mn इंटू डी आर एन वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए dr अपॉन r वेक्टर क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, और पोजीशन को आप, और dr, अच्छा r वेक्टर हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो dr क्या हो जाएगा, चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, और नीचे है dt, यानी कि ये हो गया चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और पोजीशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, राइट। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा m इंटू कैपिटल V वेक्टर। r वेक्टर क्या था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, उस पोजीशन को, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करें तो वो हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिलेगी। कब, जब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मोशन में होगा। उसी तरीके से बच्चों ये हो जाएगा आपका m1 dr1 अपॉन dt, ये पहले पार्टिकल के पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो v1 वेक्टर, वैसे ये m2 इंटू v2 वेक्टर, और ऐसा करते करते बच्चों mn इंटू vn वेक्टर, राइट। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर नोटिस कीजिए, हियर dv वेक्टर अपॉन dt, सॉरी dr वेक्टर अपॉन dt, ठीक है बच्चों, d इंटू कैपिटल R वेक्टर अपॉन dt, ये आपका v वेक्टर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कहेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बात। उसी तरीके से जो dr1 वेक्टर अपॉन dt है वो आपका v1 वेक्टर है, dr2 वेक्टर अपॉन dt जो है वो बच्चों आपका v2 वेक्टर है, और ऐसे ही करते करते drn वेक्टर अपॉन dt जो है वो vn वेक्टर है। क्लियर है। अब जरा समझिए बच्चों कि यहां v1 वेक्टर क्या है, ये पहले पार्टिकल का की वेलोसिटी, v2 वेक्टर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, वैसे ही vn वेक्टर nth पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन है, इसमें है कि अगर आप पार्टिकल के वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करिए, हर इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटी को उसके मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और फिर सबको ऐड करिए, तब आपको कुछ मिलेगा। उसकी जगह पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको देखकर, और पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो टोटल मास है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हर एक पार्टिकल किस तरीके से मूव करता है
उन सब को कंबाइंड फॉर्म में उनके मोशन को स्टडी करें या फिर सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को स्टडी करें, ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। राइट बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा था यहां पर देखिए सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को स्टडी करें, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को स्टडी करें, या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पोजीशन को स्टडी करके कंबाइन करें, एक ही बात है। इसलिए हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पोजीशन है जहां की ऐसा लगता है एज इफ कि सारा का सारा जो मास है वो उसी पोजीशन पे कॉन्सेंट्रेटेड है। राइट, उसी तरीके से यहां देखिए सारा का सारा जो मोशन है वो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन को आप देखिए, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के पार्टिकल के मोशन को देखिए, एक ही बात। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to time। क्या है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to time? क्या हो जाएगा बच्चों, m तो मास, टोटल मास कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू m1 इंटू dv1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 इंटू dv2 वेक्टर अपॉन dt, और ऐसे ही करते करते बच्चों एट लास्ट mn इंटू dvn वेक्टर अपॉन dt। राइट, ठीक है। अब देखिए इसे मैं लिख रहा हूं कैपिटल M तो मेरा आएगा ही, इसको dv वेक्टर अपॉन dt को मैं लिख रहा हूं कैपिटल A वेक्टर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, देखिए कैपिटल M तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये v क्या है, वेलोसिटी, तो dv क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और dt यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो वो एक्सेलरेट करता है, तो dv बाई dt की जगह मैंने कैपिटल A लिखा है। अच्छा, ये v क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू m1 इंटू a1 प्लस ये हो जाएगा m2 इंटू a2। ठीक है, वेक्टर लगा देंगे सब पे, और ऐसे करते करते लास्ट में mn इंटू an वेक्टर। क्लियर है बच्चों, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, आप समझिए, आप इंडिविजुअल पार्टिकल, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्सेलरेशन को स्टडी करके सबको कंबाइन करें और तब आपको कुछ रिजल्ट मिले। और अगर आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को पूरे सिस्टम के मास से मल्टीप्लाई करें और फिर आपको कुछ मिले, एक ही बात है। तो क्यों हम पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को इंडिविजुअली पढ़ें, 10 लाख पार्टिकल बस नहीं पढ़ेंगे ना, सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेना है जैसा हमने सीखा था पहले, और उस सेंटर ऑफ मास को ही स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के हर पार्टिकल को स्टडी करने की जगह अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं तो इक्विवेलेंट ही आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को ही स्टडी करते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर आपका dv वेक्टर अपॉन dt, dv वेक्टर अपॉन dt जो है वो आपका एक्सेलरेशन था। ठीक है, वैसे ही dv1 वेक्टर अपॉन dt जो है वो आपका पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन था, dv2 वेक्टर अपॉन dt ये आपका दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन था, और ऐसे करते करते dvn वेक्टर अपॉन dt जो है बच्चों वो आपका nth पार्टिकल का एक्सेलरेशन था। लिख सकते हैं। अच्छा, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, यानी कि आप लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका इक्वल्स टू f वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर, और ऐसे ही करते करते बच्चों प्लस mn इंटू an वेक्टर। तो देखिए m1 इंटू a1 क्या है, पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर f वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू f1 वेक्टर,
m2 इंटू a2 दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स f2 वेक्टर, और यही ऐसे करते करते mn इंटू an है nth पार्टिकल के ऊपर फोर्स। अब यहां नोटिस करिए, आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है। पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है F1, दूसरे के ऊपर F2, तीसरे के ऊपर F3, चौथे के ऊपर F4, ऐसे करते करते nth पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है Fn। हर पार्टिकल पर फोर्स निकालिए, हर पार्टिकल के फोर्स को डायरेक्शन के साथ लिखिए और फिर सबको वेक्टोरियली ऐड करिए, तब आपको पता चलेगा कि इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर इतना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है। इतना कुछ करने की जगह अगर आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर कितना फोर्स लग रहा है अगर आप ये निकाल लेंगे तो भी आपको सेम चीज मिलेगा पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर जो फोर्स है उसके बराबर। इसीलिए हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जो कि कुछ इस तरीके से मूव करता है मानो कि सारा का सारा फोर्स जो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो एग्जैक्टली वही फोर्स उस सेंटर ऑफ मास के उस पॉइंट के ऊपर भी लग रहा होगा। ये आप देख सकते हैं यहां से। F1 वेक्टर क्या है बच्चों? F1 वेक्टर हमारा है m1 इंटू a1 वेक्टर। अब समझने वाली बात यह है कि ये F1 वेक्टर है m1 इंटू a1 वेक्टर, यानी पहले पार्टिकल के ऊपर फोर्स, राइट। अच्छा, पहले पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा उसके ऊपर, उस पार्टिकल के ऊपर हो सकता है एक से ज्यादा फोर्सेस लगे। तो यहां ये जो F1 वेक्टर है ये इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, ये आपका F1 वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इस फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये आखिरी चीज होगी हमारे लिए आज के लेक्चर का, इसको नोट करिए बच्चों। तो बच्चों देखिए, अभी हम लोगों ने सीखा था कि F वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, और ऐसे करते करते mn an वेक्टर, राइट। यही सीखा था हमने। और फिर हमने लिखा था कि भाई F वेक्टर m1 a1 हमारा हो गया F1 वेक्टर, m2 a2 हो गया F2 वेक्टर, और ऐसे ही करते करते mn an हमारा हो गया Fn वेक्टर। यही सीखा था ना, जहां मैंने आपसे कहा था कि F1 वेक्टर क्या है? F1 वेक्टर ये है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन m1। m1 मास के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का सम के लिए वेक्टर सम कहे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन m1। अच्छा, अब देखिए, जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है, उसके ऊपर बच्चों हो सकता है बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, है ना। तो जितने भी फोर्सेस उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ ऐड करें, यानी वेक्टोरियली अगर हम ऐड करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, तो वो वेक्टर सम जो है वो F1 वेक्टर के बराबर आएगा। अब किसी भी पार्टिकल के ऊपर देखिए दो अलग अलग कैटेगरीज के फोर्स एक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी एक्ट कर सकते हैं और इंटरनल फोर्सेस भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू F एक्सटर्नल ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस F इंटरनल ऑन फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, पहले पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स सब एक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उन सबको वेक्टोरियली ऐड करिएगा तो वो F एक्सटर्नल 1 आ जाएगा। बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये बाहर के फोर्सेस हैं, ये अंदर खुद के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल फोर्स। लेकिन हमने सीखा है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि इंटरनल फोर्स और कंट्रीब्यूशन जीरो होते हैं, इसलिए इंटरनल फोर्स जो है इसको हम जीरो लिख देंगे। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का सम जो है पहले पार्टिकल के ऊपर वो हमारा F1 के बराबर है। वैसे ही F2 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? F2 वेक्टर हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन M2। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड
पार्टिकल के ऊपर जो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं प्लस सेकेंड पार्टिकल के ऊपर जो सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, लेकिन इंटरनल फोर्स हमारा जीरो होता है, राइट। अच्छा, ऐसे करते करते अगर आप nth पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं, nth पार्टिकल के ऊपर Fn वेक्टर क्या है, इट इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन Mn, nth पार्टिकल के ऊपर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल ऑन nth पार्टिकल प्लस F इंटरनल ऑन nth पार्टिकल, लेकिन इंटरनल फोर्स फिर से जीरो हो जाएगा, राइट बच्चों। तो अब अगर मैं इन सारे फोर्सेस को ऐड करूं, अब मैं क्या करूं अब अगर मैं इन सारे फोर्सेस को ऐड करूं तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और ऐसे करते करते लास्ट में Fn वेक्टर, और इधर मुझे क्या मिल रहा है, पहले पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स प्लस दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और ऐसे करते करते nth पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, राइट बच्चों। यानी कि आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये हमारा F वेक्टर के बराबर, यानी कि सिस्टम ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है उसका सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो F वेक्टर है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये हमारा सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के सम के बराबर आ रहा है, यानी हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ F एक्सटर्नल, ठीक है। और यहां मैं लिख दे रहा हूं ऑल, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम है वो हमारा F वेक्टर के बराबर है। नोटिस करिए, सारे पार्टिकल के ऊपर जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो सम है वो सेंटर ऑफ मास पर जितना फोर्स लग रहा है उसके बराबर है। तो सारे पार्टिकल के फोर्स को स्टडी करें बच्चों कि सेंटर ऑफ मास के फोर्स को स्टडी करें, तो सेंटर ऑफ मास के फोर्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये सब हमने पढ़ा था अभी से पहले वाले चैप्टर्स में, उसमें आप नोटिस करिए कि हम लोग एक कोई भी एक बॉडी से, हमने कार के मोशन को भी स्टडी करते थे, प्रोजेक्टाइल के मोशन को, सर्कुलर, हर अलग अलग तरीके के मोशन में हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते थे, राइट। अब वो पार्टिकल क्या, सपोज करिए जैसे कि ये कार है ना, पहले वाले चैप्टर में अगर सपोज करिए कि ये हमारे पास एक कार या एक ब्लॉक है, ठीक है, m मास का ब्लॉक है, कैपिटल M मास का ब्लॉक, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे कि इसको ना हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट की तरह, है ना, और इसी के ऊपर सारा हम फोर्स और डायनेमिक्स और काइनेमैटिक्स सब इसी के लिए स्टडी करते थे। तो अब बच्चों समझिए कि ये जो पॉइंट हम कंसीडर करते थे, इस पूरे एक्सटेंडेड बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते थे, तो हमें पता नहीं था, लेकिन अनजाने में एक्चुअली में हम लोग इस एक्सटेंडेड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते थे पहले, राइट। क्योंकि सेंटर ऑफ मास को स्टडी करना या एक्सटेंडेड बॉडी के सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टडी करना एक ही बात है। तो हमने तो कार को अभी तक एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया है, तो पॉइंट मास की तरह ट्रीट करने का मतलब कि एक्चुअली में हम उसके सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को स्टडी करते थे, हालांकि हमें पता नहीं था, अनजाने में हम लोग उसको स्टडी कर लेते थे, राइट। अच्छा, अब एक चीज और समझिए कि देखिए यहां पर जब हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी कर रहे थे तो उस दौरान हमने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि ये रिजिड बॉडी है, कि बॉडी में इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोशन क्या है, हमने कुछ मेंशन किया, हमने डायरेक्टली बस इक्वेशन लिखा और इसको फाइंड आउट किया। एक्चुअली में ये जो इक्वेशन हमारा निकल कर आया है ये एक रिजिड बॉडी के लिए भी वैलिड है, ठीक है, जहां पर कि दो पार्टिकल के बीच की दूरी जो है चेंज नहीं हो रही उसके लिए भी वैलिड है। और अगर एक रिजिड बॉडी नहीं है, एक्सटेंडेड बॉडी है लेकिन रिजिड बॉडी नहीं है, उस एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी वैलिड है, वहां पर भी उसके अलग अलग पार्टिकल्स जो अलग अलग तरीके से मूव करेंगे, बस एक शर्त है कि हर पार्टिकल का मास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और ये मूव करते करते दो हिस्सों में टूट जाए, ठीक है, या फिर किसी और कोई और मास आकर साथ जुड़ जाए, वो वाला केस यहां पर नहीं कंसीडर करना है। बाकी एज लॉन्ग एज हर पार्टिकल का मास कांस्टेंट है तब तक हम लोग
ये इक्वेशन रिजिड बॉडी के लिए भी और एक एक्सटेंडेड बॉडी जो रिजिड नहीं है उसके लिए भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो सपोज करिए जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सपोज करिए बच्चों ऐसे जा रहा है और यहां पर पहुंचने के बाद मान लीजिए कि यहां पर पहुंचने के बाद, चलिए ठीक है, यहां पहुंचने के बाद अगर यहां पर इसमें एक्सप्लोजन हो जा रहा है, ये क्या कर जा रहा है, एक्सप्लोड कर जा रहा है। एक्सप्लोड करने की वजह से एक पार्टिकल मान लीजिए एक हिस्सा इधर जाता है, एक हिस्सा इधर जाता है, एक इधर चला जाता है, एक ऐसे चला जाता है, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने प्रोजेक्ट किया और हवा में ये एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोड करने की वजह से इसके एक से ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे। अलग अलग फ्रैगमेंट्स जो हैं, अलग अलग टुकड़े जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जो फोर्स, ये जो एक्सप्लोजन है बच्चों, ये इंटरनल फोर्स की वजह, हवा में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसको एक्सप्लोड करने के लिए, तो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। तो एक बात बताइए, जब इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो कुछ नहीं हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स का सम क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए एक्सप्लोजन के लिए, यानी कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स का कोई एक्शन नहीं हुआ इस एक्सप्लोजन के लिए। तो हालांकि एक्सप्लोजन हुआ इंटरनल फोर्स की वजह से, जिस वजह से फ्रैगमेंट्स जो अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लेकिन इन सब का जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी इसी प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करके नीचे की तरफ फॉल करेगा, राइट। यानी अभी फिलहाल इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर इन सब पार्टिकल का, जब ये पार्टिकल सपोज करिए यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, अभी भी इन सब का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी पाथ के अलोंग आपको मिलेगा, ठीक है। यानी अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से कुछ बदलाव एक सिस्टम में देखने को मिलता है, उसके पार्टिकल्स अगर बिखर जाते हैं या कुछ होता है, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास पर कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स है उसका एक्शन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, इंटरनल फोर्स का कोई रोल वहां पर प्ले नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज हम लोगों ने ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंटम का जिक्र करेंगे, मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक यहां तक के टॉपिक को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़िएगा जरूर बच्चों, बाय।